बहुत स्वागत है दोस्तों। नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह के नेताओं में से एक अजीजुल हक का 83 साल की उम्र में सोमवार शाम दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कोलकाता के सॉल्ट लेक के प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ, जहां पिछले कुछ दिनों से वे भर्ती थे और वहां उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हक ने जीवन भर शोषितों वंचितों के लिए अडिग संघर्ष किया और वे कभी झुके नहीं। दूसरे बूर्जुआ नेताओं के साथ साथ सीपीआई, सीपीएम और दूसरे वाम ग्रुपों के नेताओं ने भी उन्हें इसी तरह श्रद्धांजलि देने की रस्म अदा की। उनके हमदर्दों के साथ साथ वे तमाम लोग भी उनकी मौत पर मगरमच्छ के आंसू बहाने जमा हुए, जिन्होंने जीवित रहते उन्हें जेलों में बंद किया, जीवन भर तरह तरह से उन्हें प्रताड़ित किया और यातनाएं दी। 1942 में हावड़ा जिले की उलुबेरिया तहसील के रणमहल गांव में अजीजुल हक का जन्म हुआ था, जहां उनके पिता इलाके के बड़े जमींदार थे। अजीजुल हक ने अपने हिस्से की सारी जायदाद पार्टी को दे दी थी। 17 साल की उम्र में एक छात्र रहते हुए वे सीपीआई नेता विश्वनाथ बंदोपाध्याय के जरिए संयुक्त सीपीआई के प्रभाव में आ गए थे। 1959 के फूड मूवमेंट में वे सक्रिय रहे और एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस हिंसा में घायल भी हुए थे। 1964 में जब सीपीआई से अलग होकर सीपीएम बनी तो वे सीपीएम में शामिल हो गए, मगर जल्दी ही सीपीआई सीपीएम के संसदवाद से नाता तोड़कर वे चारू मजूमदार के साथ हो गए। चारू द्वारा प्रचारित वर्गशत्रु के सफाई की नीति को उन्होंने समर्थन दिया और इसके लिए सक्रिय रहे। इसके चलते सीपीएम से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। नक्सलबाड़ी विद्रोह की शुरुआत में ही वे उससे जुड़ गए और सुंदरबन इलाके में संगठन का काम उन्होंने संभाला। 1970 में पार्वतीपुरम नक्सल षड्यंत्र केस में वे गिरफ्तार हुए और 1977 में जाकर लेफ्ट फ्रंट सरकार जब बनी तो उनकी रिहाई हो सकी। 1978 में निशीथ भट्टाचार्य के साथ मिलकर सीपीआई एमएल की दूसरी केंद्रीय समिति उन्होंने बनाई। इस केंद्रीय समिति का गठन चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद किया गया था। 1970 में चारू मजूमदार की मृत्यु हुई थी और उसके बाद ये समिति बनी थी। उत्तर और दक्षिण बंगाल के ग्रामीण इलाकों और बिहार में अस्थायी सरकार का गठन किया गया, जिसमें अजीजुल हक ने सक्रिय हिस्सेदारी की। बाद में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ युद्ध विराम समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए तो सीपीआई एमएल से वे निष्कासित कर दिए गए। मई 1982 में वे फिर से गिरफ्तार हुए और 1986 में जेल में उन्हें शारीरिक यातनाएं दिए जाने की खबरें प्रकाशित हुई। इसके बाद वाम मोर्चा सरकार में इस मुद्दे को लेकर विवाद पैदा हुआ और वाम मोर्चा सरकार के ही दो मंत्री देवव्रत बनर्जी और जतिन चक्रवर्ती जेल में जाकर उनसे मिले। इन दोनों मंत्रियों की अनुशंसा पर 1989 में जेल से अजीजुल हक की रिहाई संभव हुई। 18 साल से ज्यादा समय अजीजुल हक ने जेलों में काटा। उनकी तमाम किताबों और लेखों के बीच उनकी दो किताबें, जेल नोटबुक और 18 ईयर्स इन प्रिजन, भारत की जेलों में बर्बरता का बहुत ही सजीव चित्रण करती है। 1989 में जेल से छूटने के बाद हक पार्टी से नहीं जुड़े। वे सक्रिय राजनीति से अलग रहे और बंगला अखबारों में लगातार लिखते रहे। इसी दौरान उन्होंने बंगला भाषा को प्रमोट करने के उद्देश्य से भाषा शहीद स्मारक समिति कोलकाता का गठन किया। बाकी माओवादियों से अलग उन्होंने पश्चिम बंगाल में औद्योगिकरण का समर्थन किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के वे बड़े सपोर्टर रहे। 2006 में नंदीग्राम और सिंगूर के ज़माने में उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण को समर्थन दिया और इस रूप में उन्होंने
जो परंपरागत माओवादी सोच थी, नक्सलबाड़ी के दौर से चली आ रही थी, उससे एक तरह से ब्रेक ले लिया था, उससे अपने आप को अलग कर लिया था। इसके बावजूद वे लगातार, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वे राजनीतिक अवसरवाद के शिकार थे, लेकिन हाँ, राजनीतिक दिशाहीनता और ढुलमुलपन का वे निश्चित रूप से शिकार रहे। चीनी क्रांति की गलत व्याख्या ने अजीजुल हक और उन जैसे हजारों हजार वाम कार्यकर्ताओं को पथभ्रष्ट किया है। वे ये समझने में असमर्थ रहे कि जिस माओवाद का वे पीछा कर रहे थे वह मैंशेविज्म का चीनी संस्करण था, जो 2 चरण की क्रांति के नाम पर मजबूती से बूर्जुआ जनवाद और राष्ट्रवाद में धंसा था। नक्सलबाड़ी के किसान विद्रोह को अक्टूबर क्रांति की विजय और चीनी क्रांति में सर्वहारा के पराभव के रणनीतिक निष्कर्षों से सशस्त्र करने की जगह उन्होंने उसे पूरी तरह निशस्त्र कर दिया था। मजदूर वर्ग और पूंजीवाद के नाड़ी केंद्रों, बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ पीठ फेरते हुए उन्होंने जंगलों और गांवों की तरफ रुख किया और क्रांति मना युवाओं और वर्ग सचेत अग्रणी मजदूरों की कम से कम 3 पीढ़ियों को पूरी तरह क्रांति की पटरी से ही उतार दिया। अजीजुल हक का जीवन, जहां एक तरफ संसदवाद की दलदल में गले तक डूब चुकी बोगस कम्युनिस्ट पार्टियों के विरुद्ध संघर्ष में निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्रोत है, वहीं उनकी मेंशेविक राजनीति, जो समाजवादी क्रांति को कल के लिए टालती हुई भारत में उससे अलग और उससे पहले एक जनवादी क्रांति का भ्रम पाले हुए है, युवा पीढ़ियों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। शोषण और दमन के खिलाफ संघर्ष के उद्देश्य के प्रति अपने निर्विवाद समर्पण के बावजूद अजीजुल हक आजीवन जनवादी क्रांति की झूठी मरीचिका का पीछा करते रहे और इसके शिकार हुए। इस निष्फल प्रयास में ईमानदारी और स्वेच्छा से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के बावजूद जिस मेंशेविक राजनीति और कार्यक्रम के साथ वे आजीवन चिपके रहे, वह समाजवादी क्रांति की राह में सबसे बड़ी बाधा बना रहा। अजीजुल हक के जीवन संघर्ष और उनकी असफलता से सहज ही ये सबक लेना चाहिए कि क्रांतिकारी उद्देश्य के लिए महज ईमानदारी, समर्पण और बलिदान ही काफी नहीं है। इन सबसे पहले और सबसे ऊपर जरूरत होती है एक क्रांतिकारी कार्यक्रम और एक सटीक दिशा के लिए संघर्ष की। रूस और चीन की क्रांतियों की उस विकृत मेंशेविक समझ ने, जिसे स्टालिन और माओ ने इतिहास के कूड़ेदान से निकालकर एक फंदे की तरह इस्तेमाल करते हुए रूस और चीन सहित दुनिया भर में क्रांतियों का गला घोंटा, अजीजुल हक को भी क्रांति पथ से विरत कर दिया। पिछले कम से कम 8-9 दशकों में क्रांतिकारी ऊर्जा और शक्ति का यूं ही अपव्यय हुआ है और आज भी हो रहा है। इन दशकों में वाम शिविर में आधिकारिक मुख्यधारा बने रहे स्टालिनवाद और माओवाद दोनों ही ऐतिहासिक रूप से निरस्त और पस्त हो चुके मेंशेविज्म के ही वेरिएंट्स हैं, जिन्होंने एक के बाद एक युवा पीढ़ियों को बूर्जुआ पार्टियों, नेताओं और उनके नेतृत्व वाले मोर्चों के मातहत करते हुए पूंजीवाद की ढईगिरी व्यवस्था के खूंटे से बांधे रखा है। क्रांतिकारी आंदोलन के लिए विनाशकारी इस मेंशेविक कार्यक्रम के विरुद्ध संघर्ष के रास्ते ही आज समाजवादी क्रांति की ओर बढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए जरूरत है युवाओं और मजदूरों के अग्रणी तत्वों को एक क्रांतिकारी कार्यक्रम से सशस्त्र करने की, और इसके लिए आपका आह्वान करते हुए कि आप खुद को सशस्त्र करें, अपने साथियों को सशस्त्र करें, उस कार्यक्रम से सशस्त्र करें
जिसने अक्टूबर क्रांति को संभव बनाया, जिसने विश्व सरबराह को राजनीतिक पटल के केंद्र में विजय दिलाई। इस आह्वान के साथ आज के कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। मिलते रहेंगे, संघर्ष को जारी रखें।